अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। तो जो सबसे इसमें आखिरी का जो पार्ट था वो ये है कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैविटी प्रिपरेशन के लिखे हुए हैं। अच्छा, ये टॉपिक मैंने पहले भी कवर किया है और वो एक लेक्चर अपलोड होगा, उसमें भी मैंने कुछ इसके बारे में बताया है, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो ज्यादा मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लेजर के मैं डिटेल में जाऊंगा। लेजर मैंने उसमें नहीं बताया, ज्यादा अच्छे से नहीं बताया, तो सिर्फ हम लेजर के बारे में बात करेंगे। और बाकी की जो चीजें हैं वो उस लेक्चर में ऑलरेडी बता दी गई हैं। वो इंशाल्लाह कमिंग वीकेंड को अपलोड हो जाएगा। और अब मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं कैविटी प्रिपरेशन करने की। एक तो हम करते हैं बर्ड से करते हैं, जो आप लोग ओपीडी में करते हो, बर्ड से करते हो। इसके अलावा क्या ऑप्शन है उसके बारे में जिक्र किया गया। नंबर वन, एयर अब्रेशन। नंबर टू, केमिको मैकेनिकल। नंबर थ्री, ओजोन। नंबर फोर, लेजर। ठीक है, आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे लेजर पे बात करेंगे। कि बेसिकली लेजर जो होती है ना, वो चार किस्म की, या मतलब मेनली चार किस्म की लेजर्स हमारे पास पाई जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि लेजर लाइट के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट डाला गया है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है, कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर टू पे है, नाम थोड़े से मुश्किल हैं, एनडी येग। एनडी का मतलब है न्योडियम। येग एक एब्रीवेशन है, YAG। YAG, वाई फॉर यट्रियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गार्नेट। ये आपको फुल फॉर्म भी याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, फुल फॉर्म भी याद करना पड़ेगा। तो एनडी येग। और उसके अलावा पहला है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, उसके अलावा एनडी येग, और उसके अलावा ER येग। ER येग तो सेम हो गया, यट्रियम, अल्युमिनियम और गार्नेट। ई से क्या आएगा, अर्बियम आएगा, अर्बियम। ठीक है, तो ये तीन हो गए। चौथे नंबर पे आता है एर्गन लेजर। तो ये चार किस्म के लेजर्स हैं जो कि पाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब इनके बारे में बात करने से पहले हम लेजर के फायदे और नुकसान की बात करेंगे। क्या लेजर के एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज नंबर वन, हैंडपीस इस्तेमाल नहीं होता तो आवाज नहीं आएगी, नो साउंड। वरना हैंडपीस चलता है, कैसे आवाज आती है, जूम करके, तो लेजर में कोई आवाज नहीं आएगी। नंबर टू, नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं पैदा होगी। नंबर थ्री, नो पेन, पेन भी नहीं होगा, इट इज अ पेनलेस मेथड। नंबर फोर, अगर पेन नहीं होगा तो लोकल एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत है, तो लोकल एनेस्थीसिया देने की भी जरूरत नहीं है। तो कितने बड़े फायदे हैं ये, कि आप देखो बगैर एले के और कैविटी बना रहे हो। इमेजिन करो, ना हैंडपीस चल रहा है, ना आवाज है, ना शोर है, ना वाइब्रेशन है। तो क्या यार, कमाल की कैविटी प्रेप हो रही है। तो इतने सारे, उसके अलावा जो कैविटी बनेगी ना, बगैर सिमेयर लेयर के बनेगी, क्लीन कैविटी, नो सिमेयर। इस तरह कैविटी प्रिपरेशन होती है। नंबर सिक्स, कंजर्वेटिव। बिल्कुल कंजर्वेटिव कैविटी बनेगी जितनी जरूरत है, कोई भी एक्सेसिव कटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये लेजर ऑटोमेटेड मोड पे है। वरना हाथ कभी इधर हो गया हैंडपीस में, अरे यार ज्यादा दांत काट दिया, तो लेजर में ऐसा कोई सीन नहीं है। कंजर्वेटिव, जितना जरूरत है उतना ही काटेगा लेजर। तो यार देखो कितने कमाल के फायदे हैं। और पल्प भी मोस्टली प्रोटेक्टेड होता है, पल्प का भी इशू नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम टेकिंग, बहुत इमीडिएटली जल्दी काट देता है, तो टाइम सेविंग, सॉरी टाइम टेकिंग नहीं, टाइम सेविंग। तो ये सारे लेजर के क्या है, एडवांटेजेस हैं। अब जहाँ इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ नुकसान तो होना बनता है। और पहला नुकसान जो बनता है वो ये है कि महंगा, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होता है भाई। जब इतने फायदे हैं तो चीज भी बड़ी महंगी होगी। नंबर टू, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अगर तुम्हें कोई गिफ्ट भी करता है कि भाई ले ले लेजर, तो तू यूज नहीं कर पाएगा, तेरे को ट्रेनिंग की जरूरत होगी। तो नंबर टू, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। और नंबर थ्री, नो टेक्टाइल सेंसेशन। मेरे बर में ना आप हाथों से देखो, महसूस करते हो कि दांत को काट रहे हो, यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज है, टेक्टाइल सेंसेशन नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी। नंबर फोर, स्टिल नीड ऑफ एचिंग एंड बॉन्डिंग। कंपोजिट के लिए जाहिर है भले आप लेजर से प्रिपरेशन करो, लेकिन एचिंग और बॉन्डिंग फिर भी करनी पड़ेगी। ये तो खैर कोई नुकसान नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर फाइव,
कभी कभी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है, अगर आप लगातार यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर उसका रेज हो जाएगा। जब टेम्परेचर कुछ ज्यादा हाई हो जाए, गर्म हो जाए, गर्माइश ज्यादा पैदा हो जाए, तो फिर पल्पर और पेरिडोंटल टिश्यूज को डैमेज हो सकता है। तो ये 5 नुकसानात हैं और कुछ मैंने फायदे बताए। तो ये लेजर की कहानी है। लेजर कितने किस्म के होते हैं, मैंने 4 किस्म के आपको बताए हैं। और वो क्या बुनियाद थी उसके अंदर, लेजर लाइट के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। अगर अगर एन डी यैग मॉलिक्यूल है, अबे यार ये क्या है एन डी यैग? एन डी का मतलब है न्योडियम, यैग इज द एब्रीवेशन यट्रियम अल्युमिनियम गार्नेट। मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किया, भूल जाता हूँ। तो ये थोड़ा रट्टी वाली चीज है यार। नंबर 3 पे है, वो भी इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है। नंबर 2 था न्यूडी एन डी यैग, 3 वाला है ई आर यैग। यानी पहला मॉलिक्यूल चेंज हो गया, न्यूडियम की जगह पे अर्बियम आ गया, बाकी तीनों यैग वाला सेम है। यट्रियम, एल्यूमिनियम और गार्नेट ये सेम है, यैग सेम है। चौथे नंबर पे एर्गन लेजर, ये अच्छा है, आसान नाम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एर्गन तो आसान नाम है, बाकी वो दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। उनमें भी येक तो सिमिलर है, बस पहला मॉलिक्यूल एलिमेंट चेंज हुआ है, वो न्योडियम आ गया और उसमें अर्बियम आ गया। तो ये 4 आपको याद करने हैं। अच्छा, इनकी वेवलेंथ भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बीसीक्यू जिंदाबाद, तो भाई वेवलेंथ याद करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की वेवलेंथ है 10.6 माइक्रोमीटर, 10.6 माइक्रोमीटर। उसके बाद आते हैं न्यूडियम यैक की जो वेवलेंथ है वो है 1.06। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड का था 10.6, उसका है 1.06, यानी कि जो डॉट है ना उसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर लो। बाकी डिजिट सेम है, 106 सेम डिजिट है, तीनों दोनों में सेम डिजिट है। ये याद करने की टेक्निक है, 106 नंबर है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में 10 के बाद डॉट आता है, और न्यूडियम यैक के अंदर 1 के बाद डॉट आता है। तो ये फर्क है वेवलेंथ का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वेवलेंथ ज्यादा है, 10 पे है, उसकी सिर्फ 1 पे है। ठीक है, बाकी नंबर सेम है, 106, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम अरबियम पे। अरबियम की भी वेवलेंथ है 2.94। यार आप राउंड अबव करना चाहो तो 3 कर लो, 3 याद कर लो, 3 माइक्रोमीटर है, इतनी है, मतलब कम है इसकी भी। अब आते हैं एर्गन पे। एर्गन की तो जरूर याद करो, इसकी तो बहुत ज्यादा है, इसकी है 500 के करीब है, 500 नैनोमीटर, 500 के करीब, वो भी नैनोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं, नैनोमीटर, तो उसकी बहुत ज्यादा है अरबियम की। और एर्गन की 500 नैनोमीटर है, ठीक है। और बस ये 4 ही याद कर लो, ठीक है, 500 नैनोमीटर, ये 4 मशहूर हैं, बाकी दोनों दो छोड़ दो, ये 4 याद कर लो, लेजर्स का याद होना चाहिए। अब आते हैं फंक्शंस पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बारे में एक बात कान खोल के समझ लो कि इट इज ओनली फॉर सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू के लिए नहीं है। ये बीसीक्यू पॉइंट है भाई, हार्ड टिश्यू के लिए नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू के लिए। अब सॉफ्ट टिश्यू में क्या आता है? फ्रेनेक्टोमी, जिंजेवेक्टोमी, जिंजेवाप्लास्टी, सॉफ्ट टिश्यू एक्सीजन, ये सारी चीजें आ गई। ट्रीटमेंट ऑफ ओरल अल्सर्स, अल्सर्स को ट्रीट करना, किसी किस्म की एक्सीजन करना, तो ये सब चीजें किस में आती हैं? ये सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आती हैं। कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। अब आते हैं हम दूसरे नंबर वाले पे, जो है न्योडियम यैग। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके ऑल ऑफ द अबव फंक्शन, यानी ऊपर वाले सारे फंक्शन है सॉफ्ट टिश्यू वाले, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम एज अबव। कितना आसान हो गया। प्लस इसके अलावा क्या है? सेम एज अबव के अलावा क्या है? इसके अलावा ये कि ट्रीटमेंट ऑफ इंसिपिएंट कैरीज, इंसिपिएंट कैरीज को भी ट्रीट करता है, ठीक है, इंसिपिएंट कैरीज। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो एक होती है वेवलेंथ, एक होती है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कि लेजर लाइट दांत के अंदर कितना डीप जा रही है, इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कहते हैं कितना डीप जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है ना वो इतना डीप नहीं जाती, वो जाती है सिर्फ 0.01 मिलीमीटर डीप जाती है दांत के। कितना? 0.01 मिलीमीटर, मतलब दांत के अंदर तो जाती ही नहीं है, इतना कम। लेकिन जनाब ये जो एन डी यैग है, ये कितना डीप जाती है आपको पता है? ये 2 to 5 मिलीमीटर डीप जाती है दांत के। मतलब आपने दांत पे रखा इसको, तो दांत के अंदर चली जाएगी, कितना? 2 to 5 मिलीमीटर। अब 5 मिलीमीटर के बाद तो पल्प आता है, तो यहाँ तो भाई पल्प, तो पल्प को खतरा हो सकता है।
तो इसलिए इट इज यूज्ड फॉर इंसिपिएंट कैरीज बट इट शुड नॉट बी यूज्ड। तो मतलब इसको अवॉइड किया जाता है। तो हार्ट टिश्यू के लिए भी इसको यूज नहीं करना। क्यों यूज नहीं करना? क्योंकि ये ज्यादा डीप जाती है। कितना डीप जाती है? 2 to 5 मिलीमीटर डीप जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो जाती ही नहीं है, ना होने के बराबर जाती है। दरवाजे पे ही सलाम मार के खुदाफिज कर देती है, अंदर घर के एंटर ही नहीं होती। ये वो वाला मेहमान है, बाहर से ही सलाम दुआ हो गई। तो 0.01 मिलीमीटर, तो भी हार्ट टिश्यू के लिए यूज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरा नंबर है अर्बियम यैग। न्योडियम यैग से तो भाई खामियां निकल गई ना, कि वो बहुत ज्यादा डीप जाती है, तो हार्ट टिश्यू के लिए यूज ना करो। अर्बियम यैग बड़ी मजे की चीज है, ये हार्ट टिश्यू के लिए एक्चुअल में यूज होती है। अर्बियम यैग कैरीज को चाहे तुम्हें रिमूव करना हो, कैविटी प्रिपरेशन करनी हो, या रूट कैनाल्स की प्रिपरेशन, क्लीनिंग, शिपिंग करनी हो, तो बीसीक्यू में क्या लिखोगे तुम? आंखें बंद करके लिखोगे अर्बियम येग। मजाक कर रहा हूँ, आंखें खोल के देख लिखना भाई, गलती से कोई और टिक ना हो जाए। तो अर्बियम येग इसका आंसर है, अर्बियम येग। चौथे नंबर पे एर्गन लेजर। ये इसके भी मजे की इंडिकेशन है एर्गन लेजर की। सबसे पहली इसकी इंडिकेशन है कि कॉम्पोजिट क्योरिंग। कॉम्पोजिट को क्योर करने के लिए भी कभी कभी लेजर लाइट का भी इस्तेमाल होता है। और वो कौन सी होती है? वो होती है एर्गन लेजर होती है। नंबर 2 ब्लीचिंग। एक तो टूथ ब्लीचिंग हम लोग करते हैं नॉर्मल लाइट से, जो हमारे पास क्लिनिक्स पे होती हैं। लेजर से भी ब्लीचिंग की जाती है, और वो पता है 1 डेढ़ मिनट के अंदर पूरी ब्लीचिंग हो जाती है। यानी कि आपने जेल लगाया, 1 या 2 मिनट के लिए लाइट लगाई लेजर की, ब्लीचिंग एप्लीकेशन पूरी, वाह भाई। वरना कोई 15 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये कमाल क्रेडिट किसको जाता है? किसको जाता है? एर्गन लेजर को जाता है। तो ये समझिए बीसीक्यू के पॉइंट्स इस तरह बीसीक्यू बन सकते हैं। नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे है प्रिवेंटिव थेरापी। इसमें भी आयरगन लेजर काम आता है। प्रिवेंटिव थेरापी का मतलब ये है कि दांत बिल्कुल ठीक है, आपने एक नॉर्मल दांत को एर्गन लेजर लगाया, उससे क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी माइक्रो हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो ये भी तीसरा फंक्शन है एर्गन लेजर का। तीन अनोखे फंक्शन है। पहला अनोखा फंक्शन कॉम्पोजिट की क्यूरिंग, दूसरा अनोखा फंक्शन ब्लीचिंग, तीसरा अनोखा फंक्शन इनेमल की माइक्रो हार्डनेस को बढ़ा देता है। तो ये तीन अनोखे फंक्शन है जो एर्गन लेजर से ही खास खासियत रखते हैं। तो ये लेजर की काफी बातें हो गई। अच्छा, लेजर एक कभी कभी डायग्नोसिस के लिए भी काम आता है, वो मैं बता चुका हूँ कैरीज के चैप्टर में। उसको कहते हैं डायग्नोडेंट कहते हैं। वो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ लेजर फ्लोरोस्किन्स। लेकिन उसके कुछ वो होते हैं, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। उसके अंदर आता है अगर दांत में हाइपोमिनरलाइजेशन है तो डायग्नोडेंट वर्क नहीं करेगा। अगर प्लाक अक्यूमुलेशन है तो वर्क नहीं करेगा। अगर स्टेनिंग है तो वर्क नहीं करेगा। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो डायग्नोनेट से एसोसिएटेड है। अदरवाइज इट इज एन अमेजिंग मेथड टू क्वांटिफाई द कैरियस लीजन। कितना क्वांटिफाई मतलब कितनी डीप कैरियस लीजन है, ये क्वांटिफाई भी करता है लेजर फ्लोरोस्किन्स, जिसको कहते हैं डायग्नोडेंट। तो ये है सीन डायग्नोडेंट का। और ये सारी चीजें हो गई लेजर के बारे में हमने पढ़ी। तो अब आप लोगों से सवाल जवाब की निश्चित शुरू करते हैं। ठीक है। कोई बताएगा? चार लेजर के नाम बताए पहले, कोई भी। उसके बाद बीसीक्यू पे आते हैं। कोई एक वॉलेंटियरली चार नाम बताए लेजर के। सर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, ईआर यैग लेजर, एनडी यैग लेजर एंड आर्गन लेजर। अच्छा, डॉक्टर सादिया, वेरी गुड आंसर। आप इसकी वेवलेंथ बता सकती हैं कि कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर की, और एनडी यैग की, अर यैग की, और आर्गन की? सर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर की 10.6 माइक्रोमीटर्स, आर्गन लेजर की 500 माइक्रोमीटर्स और एनडी यैग लेजर की 1.06 माइक्रोमीटर्स। हाँ, और एर्गन की कितनी? सर, उसकी नहीं पता। एर्गन अभी बताया ना आपने, एर्गन की। आर्गन लेजर की 500 माइक्रोमीटर्स, ईआर हाँ, यैग की। फाइव वो हंड्रेड वो रिपीट कर दें। हाँ, 500 नैनोमीटर। और सर, ईआर यैग की भी बता दें। 3। ओके। ठीक है, जैसे डॉक्टर औरंगजेब ने भी कमेंट में लिखा है, बिल्कुल ठीक, कि 10.6 है कार्बन की। और उसमें भी नंबर मैंने याद करने का तरीका बताया था, एनडी एक का वो 160 नंबर है, लेकिन डॉट पहले आ गया, तो 1.06।
और उसके बाद अर्यैग आता है, अर्यैग की है 3, और उसके बाद है आर्गन, एर्गन की है 500 नैनोमीटर। ठीक है, ये मैंने राउंड अबव कर लिया 3 और 500 ताकि याद रहे, वरना डेसिमल अब इतने कहाँ से याद रहेंगे यार। ठीक है ना। चलें, अब BCQ पॉइंट शुरू करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू के लिए सबसे बेस्ट लेजर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कैविटी प्रिपरेशन करनी है आपको, 8 साल के बच्चे में कौन सा लेजर इस्तेमाल करोगे? अर्यैग, हलीमा कह रही है, अब्दुल राफी कह रहे हैं अर्यैग, आकिफा कह रही है अर्यैग। माशाल्लाह, वेरी नाइस, अर्यैग ही इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। अच्छा, एर्गन लेजर की 3 अनोखी इंडिकेशंस क्या हैं एर्गन लेजर की? Composite curing, bleaching, preventive therapy. शाबाश। डायग्नोडेंट की 3 फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हैं डायग्नोडेंट के? हाँ। हाइपोमिनरलाइज, इसके अलावा प्लाक हो, और थर्ड थर्ड भूल गया। स्टेनिंग को, हाँ। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू आकिफा, और दोनों ने सही जवाब दिया। अच्छा, अब आखिरी सवाल, कि एनडीए को क्यों हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कैविटी प्रेपरेशन के लिए? सर वो बहुत ज्यादा डेप्थ है उसकी, 2 to 5 आई थिंक, काफी डीप जाता है। तो पल्प को खतरा है, परफेक्ट परफेक्ट। बल्क को खतरा ठीक है। अच्छा फैसल भाई, आप लेजर के डिसएडवांटेजेस बताएंगे? है। कॉस्ट आ जाती है, टेक्निक सेंसिटिव है, और इसके अलावा कॉस्ट टेक्निक सेंसिटिव, थ्री थ्री फोर्थ है आई थिंक, कॉस्ट थी, टेक्निक सेंसिटिव थी। पल्पल डैमेज, अगर वो वाली बात, अगर हम डिप वाला यूज करेंगे, अगर एक्सेसिव एक्सेसिव डिप हीट वगैरह। पैदा हो रही है तो पल्पल डैमेज। यस सर। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड और नो टेक्टाइल सेंसेशन। ठीक है, कुछ नो कमेंट्स टेक्टाइल मिलते हैं, सेंसिटिव। बता। ठीक हो गया, ठीक हो। ठीक है। अब कोई एक वॉलेंटियरली मुझे बताए एडवांटेजेस क्या हैं, फैसल भाई के अलावा कौन बताएगा एडवांटेजेस क्या है लेजर के? No noise, no vibration, no smear form, painless, it is conservative, it is pulse protective, tan saving. ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। उम्मीद है आप लोगों का त्यौहार बड़ा अच्छा गया होगा और आप लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा। बहुत खुशी हुई है, उसके बावजूद भी आज आप लोग ऑनलाइन आए हो और अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हो, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये हमारा लेज़र तो हो ही गया सारा ना। ठीक है, लेज़र के अलावा जो 3 चीज़ें हैं ना उसके अंदर आती हैं, क्या कहते हैं, एयर अब्रेशन। एयर अब्रेशन बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं अल्मुनियम ऑक्साइड के ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स कितना नैनोमीटर होता है, 27 टू 50 नैनोमीटर, 27 या फिर 50 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। किसके होते हैं? अल्मुनियम ऑक्साइड से होते हैं। इसको एयर अब्रेशन कहते हैं। एक हवा की तरह एक डिवाइस होता है जो एयर लगेगी और वो कैविटी प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये सिर्फ BCQ याद करना है, अल्मुनियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स कितना साइज होना चाहिए, 27 या 50 साइज होना चाहिए, और उसके अलावा कितना प्रेशर होना चाहिए, 30 to 160 PSI, इतना प्रेशर होना चाहिए, 30 to 160 PSI। और इसके एडवांटेजेस भी क्या है, वो सारे सेम एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हैंड पीस इस्तेमाल नहीं होगा, नो नॉइज, नो वाइब्रेशन, नो पेन, नो नीड ऑफ LA, और कंफर्टेबल, इजीली एक्सेप्टेबल। तो ये वाले इसके एडवांटेजेस सारे सेम होंगे। और उसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, कि हो सकता है एयर सॉफ्ट टिश्यूज में चली जाए तो एम्फाइसीमा हो जाए, या फिर सॉफ्ट टिश्यू लेसरेशन हो जाए, क्योंकि एयर तो इधर उधर भी हो सकती है, डस्ट पैदा होगी, मतलब ये थोड़ा सा पोल्यूशन पैदा करेगा, एयर है ना तो पोल्यूशन, डस्ट पैदा होगी। और ये क्या कहते हैं, एमलगम रेस्टोरेशन को नहीं निकाल सकती, ये इसका एक नुकसान है। और इनेमल और डेंटिन, ओ सॉरी, इनेमल लीजन को तो निकाल सकती है लेकिन डेंटिन की सॉफ्ट कैरीज को नहीं निकाल सकती, ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये सिर्फ इनेमल के लिए रिस्ट्रिक्टेड है एयर अब्रेशन। एयर अब्रेशन इज वेरी गुड
फॉर इनसिपिएंट कैरीज लीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू एनेमल, गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है, मतलब बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, नंबर 1 पे आता है। लेकिन अगर डेंटिन तक इन्वॉल्वमेंट है ना तो फिर ये काम का नहीं है, या सॉफ्ट कैरीज हो चुकी है डेंटिन तक तो ये किसी काम का नहीं है। और अमलगम को रिप्लेस करने के लिए भी काम नहीं आता, तो ये इसकी कुछ वो है डेफिशिएंसीज हैं। इसके अलावा एक और जो है केमिको मैकेनिकल। केमिको मैकेनिकल में बेसिकली क्या होता है, आप एक केमिकल यूज करते हो, एक जेल होती है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, आप क्या करते हो जब डेंटिन के अंदर सॉफ्ट कैरीज को निकाला जाता है, हार्ड कैरीज को नहीं निकालना जाता, ये एक रूल है, बेसिक रूल है। तो कभी कभी आप सॉफ्ट कैरीज को एक्सकेवेट करते हो ना तो इजीली नहीं आती, तो आपको ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो हाइड्रोजेनिक पल्पल एक्सपोजर हो सकता है। तो साइंसदान ने सोचा क्यों ना इसको सॉफ्ट डेंटिन को और ज्यादा सॉफ्ट बनाया जाए, और ज्यादा सॉफ्ट बनाया जाए कि आराम से जैसे एक्सक्यूबेट करो ना पूरा ऐसे आइसक्रीम की तरह बाहर आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक जेल का इस्तेमाल किया। उस जेल के अंदर 3 चीजें थी। कितनी चीजें थी? 3 चीजें थी। नंबर 1 पेपेन, नंबर 2 क्लोरालामाइन, नंबर 3 टोलिडीन ब्लू जेल। 3 चीजें थी। टोलिन ब्लू जेल का काम था एक उसको ब्लू कलर दे देना, वो उसको ब्लू कलर कर लेता था। जो सॉफ्ट कैरीज है, आप जेल डालोगे उसको वॉश करोगे तो जहां जहां ब्लू होगा ना उसका मतलब है कि ये सॉफ्ट कैरीज है, इसको ही एक्सकेवेट करना है। अब बेसिकली होता क्या है, जो इसका इंग्रेडिएंट है मेन, वो नाम है उसका पेपेन। पेपेन बेसिकली एक एंडो प्रोटीन है। क्या है? एंडो प्रोटीन है। और ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये जो सॉफ्ट डेंटिन का मतलब बेसिकली ये होता है कि डेंटिन के अंदर 2 चीजें होती हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और कोलेजन। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हट जाता है, मतलब तभी तो सॉफ्ट हुआ ना डेंटिन। सॉफ्ट डेंटिन का मतलब है कि उसकी डीमिनरलाइजेशन हो गई, अब सिर्फ कोलेजन बचा है, तो इसलिए सॉफ्ट डेंटिन होता है। लेकिन ये पेपिन क्या करता है, ये उस कोलेजन को से भी बाइंड करके उसको भी गिरा देता है। तो इससे क्या होगा, जो सॉफ्ट डेंटिन है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी, और फिर आप एक्सकेवेट करोगे तो आराम से एक्सकेवेशन हो जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो पेपेन है, जो कि एक एंडोप्रोटीन है। तो ये क्या करता है, कोलेजन को कोलेप्स कर लेता है, जिससे क्या होता है, सॉफ्ट डेंटिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इजीली एक्सकेवेट हो जाता है। तो इसको कहते हैं केमिको मैकेनिकल। केमिको इसलिए केमिकल जेल इस्तेमाल हो रही है, और मैकेनिकल इसलिए क्योंकि आप हैंड इंस्ट्रूमेंट से उसको एक्सकेवेट भी कर रहे हो। ठीक है, कोई बताएगा ये केमिको मैकेनिकल, फिर आगे बढ़े हम। कोई बताना चाह रहा है केमिको मैकेनिकल? उसमें एक जेल यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके तीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस जेल के, हाँ, पेपेन, क्लोरामीन और टोल्यूडिन ब्लू जेल। एंड द पेपेन इज एन एंडोप्रोटीन जिस एंटी बैक्टीरियल एंटी, वो कोलेजन को जब वो कोलैप्स करता है और इट मेक्स द केरी सॉफ्ट एंड इजियर टू एक्सकेवेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बहुत जबरदस्त। अब आते हैं हम, चैप्टर 10 हमारा खत्म हो गया, चैप्टर 11 पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 के अंदर पूरा फारिग चैप्टर नहीं करना आपको, छोड़ दो उसको, फाड़ दो चैप्टर 11 को। तो अभी मैं सबको 2 मिनट दे रहा हूँ कि अपने पेजेस को फाड़ दें, फिर 2 मिनट के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। खैर ये मजाक कर रहा था, बट कट कर दो, जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ये बेसिकली ब्लीचिंग के बारे में है, जो कि आपको समिट से पढ़ना है। और मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ कि इन ऑफिस ब्लीचिंग, इन होम ब्लीचिंग, इंटरनल ब्लीचिंग, इनसाइड आउटसाइड ब्लीचिंग, पोर्सिन विनियर, वो भी समिट से होगा। तो ये सारी चीजें बस वहीं से अच्छा डिटेल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा आ जाओ तुम लोग, टूथ सरफेस लॉस पे आ जाओ। चैप्टर की एंड में आ जाओ, टूथ सरफेस लॉस। बाकी का चैप्टर स्किप हो गया और पढ़ने की जरूरत नहीं है। टूथ सरफेस लॉस के अंदर लिखा हुआ है कि 3 किस्म के टूथ सरफेस लॉस होते हैं। कोई बताएगा क्या होता है, कौन से 3 होते हैं? बहुत इजी है, रिफ्रेश होगा, करना पड़ेगा आप लोगों को। एक्सलेशन, इरोजन, एब्रेजन।
डेफिनेशन के साथ बताएं। जी डेफिनेशन भी बता दें। अब्रेजन बिकॉज ऑफ सम एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, इरोजन बिकॉज ऑफ सम एसिड केमिकल्स, और एट्रीजन जो होती है वो बेसिकली ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। हम्म। अच्छा, अब इनको बोला जाएगा कि एट्रीजन इज मैकेनिकल लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर और एब्रेजन इज आल्सो मैकेनिकल लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन फर्क क्या है कि एट्रीजन इज इंट्रिंसिक मैकेनिकल लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि इंट्रिंसिक यानी कि जो दांत अंदर है मुंह के अंदर, तो इट इज इंट्रिंसिक मैकेनिकल लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, जैसे डॉक्टर कोकब ने कहा। टूथ एब्रेजन इज एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू द फॉरेन बॉडी, कोई बाहर से चीज आई है जैसे टूथब्रश या कोई भी चीज हो गई, तो वो एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल लॉस, एट्रीजन इंट्रिंसिक मैकेनिकल लॉस। इरोजन भी दो होते हैं, एक इंट्रिंसिक केमिकल लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर, एक एक्सट्रिंसिक केमिकल लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, कौन बताएगा? बीसीक्यू अगर आ जाए, बच्चों में क्या कॉमन है? एट्रीजन। एट्रीजन और एब्रेजन, डॉक्टर ईसा जब, और डॉक्टर अब्दुल रहीम कह रहे हैं इरोजन, इरोजन एब्रेजन। ओए होए, बड़ा मुकाबला टाइट चल रहा है यार। ठीक है, आकिफ इरोजन, चलो इरोजन और एब्रेजन पे मेजोरिटी लोगों ने कहा इरोजन इरोजन इरोजन, चलो सबका इजमा हो गया इरोजन पे। तो अब जब सभी कह रहे हैं इरोजन, तो मेरी क्या हैसियत है मैं इरोजन से मना करूं? तो उसका सही जवाब भी इरोजन है। बच्चों में सबसे ज्यादा इरोजन होता है। और अगर ज्यादा गहरा सवाल किया जाए कि इरोजन भी कौन सा वाला होता है, तो इसका जवाब क्या होगा? एक्सट्रिंसिक होगा। एक्सट्रिंसिक ज्यादा होता है बच्चों में। अगर, नहीं नहीं, इंट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ज्यादा होगा। तो बीसीक्यू के हिसाब से मैं चीजें कवर करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह उसमें बहुत फायदा होगा। तो इरोजन और इरोजन भी एक्सटेंड। अब चारों में से सबसे लीस्ट कॉमन कौन सा होता है बच्चों में, कि यार ये तो ना होने के बराबर है? एब्रेजन, एट्रीजन, एब्रेजन, एब्रेजन, एट्रीजन, बस यही तो है, दो बचे हैं। चलो, एट्रीजन, फिर भी मेरा ख्याल है एब्रेजन जीत रहा है। एब्रेजन। तो ठीक है, मेजोरिटी एब्रेजन कह रही है, तो इसका सही जवाब भी एब्रेजन है। बच्चों में एब्रेजन बहुत कम होता है, इट इज अनकॉमन, इट इज नॉट इवन इंक्लूडेड इन इटियोलॉजी। मतलब इटियोलॉजी में इंक्लूडेड है लेकिन ना होने के बराबर है। और सबसे ज्यादा इरोजन होता है, इरोजन में भी सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव इरोजन होता है, बीसीक्यू पॉइंट्स। मेन जो फैक्टर है वो इरोजन है, और उसके जो कंपाउंडिंग फैक्टर्स हैं वो एट्रीजन और एब्रेजन है, और उसमें भी एट्रीजन का थोड़ा ज्यादा रोल है, एब्रेजन का कम है। एक टेबल है यहाँ पे, सिमेट एंड नाइट्स ने क्लिनिकल साइंस बताई थी तो सरफेस लॉस की, जो याद करना इंपॉर्टेंट है। किसने बताई थी? सिमिथ और नाइट ने। उसने 10 बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बताई थी। सबसे पहला है लॉस पल्पल एक्सपोजर, नंबर 2 है लॉस ऑफ वाइटिलिटी, दोनों मिलते जुलते हैं। पल्प एक्सपोज होगा तो लॉस ऑफ वाइटिलिटी होगी। तीसरे नंबर पे है एक्सपोजर ऑफ सेकेंडरी डेंटिन। चौथे नंबर पे एक्सपोजर ऑफ डेंटिन ऑन बक्कल साइड, मतलब ये भी मिलते जुलते हैं, इस तरह याद कर सकते हो, पहले दो पॉइंट मिलते जुलते हैं, एक्सपोजर ऑफ पल्प और पल्प वाइटिलिटी लूज हो जाना, फिर एक्सपोजर ऑफ सेकेंडरी डेंटिन, फिर एक्सपोजर ऑफ डेंटिन ऑन बक्कल एंड लिंगुअल सर्फेसिस। चौथे नंबर पे है कप या सॉसर लाइक लीजन्स। पांच छठे नंबर पे, अच्छा ये क्या होता है कप्ड एंड सॉसर लाइक लीजन? ये कहाँ पे होता है? बेसिकली मोलर्स में होता है। मोलर्स में क्या होता है कि जैसे कप नहीं है, कप जो कप में चाय पीते हैं, या सॉसर जहाँ पे खाना बनता है, ऑमलेट बनता है, सॉसर, सॉसर कप, ये चीजें जो होती है ना, वैसे क्या होता है, एक डिप्रेशन बन जाता है मोलर्स के अंदर, एक जगह पे सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉनकेविटी बन जाती है। हाँ, आसान लफ्जों में कह दे, कॉनकेविटी बन जाती है, एक डिप्रेशन बन जाता है, और सराउंडिंग एरिया बिल्कुल ठीक होता है, इंटेक्ट होता है। तो उस
खड्डा बन जाता है, तो उस खड्डे को कहते हैं कप लाइक कैविटी और कप लाइक लीजन, या तो सरफेस लॉस या सॉसर शेप लाइक। तो ये एक मशहूर फैक्टर है। और छठे नंबर पे कि किसी आर्च में वेयर ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। और उसके अलावा है एमलगम आइलैंड। एमलगम आइलैंड का क्या मतलब है कि अगर अमलगम तुम लोगों ने कर ली है पेशेंट के मुंह में ना, और उसको वेयर है, तो सराउंडिंग का दांत वेयर ऑफ होना शुरू करेगा, अमलगम अपनी जगह पे प्राउडली खड़ा हुआ होगा, बिल्कुल ऊंचा। तो ऐसे दूर से लगेगा कि एक अमलगम का आइलैंड है और सराउंडिंग में दांत है, क्योंकि अमलगम प्रोमिनेंट खड़ा होगा प्राउडली, और बाकी का दांत घिस रहा होगा, और अमलगम को कुछ नहीं होगा। तो इसको कहते हैं आइलैंड्स ऑफ अमलगम रेस्टोरेशन। तो ये भी एक टूथवेयर की निशानी है। इसके अलावा सेंसिटिविटी, जाहिर है टूथवेयर होगा, डेंटिन करीब आएगा, सेंसिटिव दांत हो जाएंगे। और रिडक्शन ऑफ हाइट, इंसाइजर्स की हाइट छोटी हो जाएगी। ये एट्रीजन में ज्यादा होता है, ये एट्रीजन में ज्यादा होता है हाइट का रिड्यूस होना। तो ये 9 फैक्टर्स हैं। अब इटियोलॉजी में आते हैं। इटियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे इरोजन की। इरोजन में भी हम बात करेंगे डाइटरी इरोजन की। और लिखा हुआ है पहली लाइन में, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरोजन इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ एसिडिक फूड एंड ड्रिंक। ये सबसे कॉमन कॉज होता है। अब बच्चों में क्या कॉमन होता है, फ्रूट जूसेस हेल्दी समझती हैं पेरेंट्स, कहते हैं यार कोल्ड ड्रिंक बच्चों को नहीं पिलाओ, जूस पिलाओ, जूस हेल्दी है, ताकत आएगी। और कौन से जूस पिलाते हैं, जो कि दुकानों से मिलते हैं, नेस्ले के जूस या इस तरह के जो होते हैं फ्रूट जूसेस पिलाते हैं, जो कि पैकेट वाले होते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके फीडर में डाल के जब वो रोते हैं, वीनिंग करते हैं, तो उनके मुंह में फीडर डाल देते हैं और वो जूस पी रहे होते हैं। और काफी काफी रात, पूरा रात उनको फीडर ही जूस वाला होता है। तो ये बहुत गलत चीज है। एक तो बच्चों को जूस नहीं पिलाने चाहिए जो मार्केट में मिलते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोल्ड ड्रिंक पिला पिला रहे हो, ऑलमोस्ट एक ही बात है, कोई फायदे वाली चीज नहीं है। बच्चों को हम लोग सुबह पिलाते हैं नाश्ते में टैंग जूस पिलाते हैं या नींबू पानी पिलाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ ये तो बच्चों के साथ ऐसा ही जुल्म कर रहे हो जैसे कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ये चीजें गलत है, नहीं पिलानी चाहिए। इसके अंदर भी समझो कोल्ड ड्रिंक, समझो तुम पेप्सी पिला रहे हो, ऑलमोस्ट यही बात है। तो ये टैंग जूस और ये नींबू पानी और ये जो सो कॉल साशे हैं या फिर नेस्ले के जूस हैं या किसी भी कंपनी के हैं, ये सब स्कैम है, जो कि डेली बेसिस पे तो बच्चों को बिल्कुल भी देने नहीं चाहिए। डॉक्टर आकिफा ने सवाल पूछा है, उस पे हम आते हैं, उसके जवाब पे आते हैं। तो अच्छा, फ्रूट जो बच्चों को जूसेस पिलाते हो ना, तो उसमें दो चीजें देखी जाती हैं। एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक, यानी कि कितना दिन में कितनी दफा पी रहे हो। और उसके अलावा एसिडिक एसिडिक सॉरी एसिडिक वैल्यू ऑफ दैट जूस, कितना ज्यादा एसिडिक है, कितनी ज्यादा। क्योंकि जितने मोस्टली जो जूस होते हैं ना, उनकी जो पीएच होती है वो 5.5 से कम होती है, इतनी ज्यादा एसिडिक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की पीएच 5.5 से कम होती है। तो इनेमल की क्रिटिकल पीएच क्या है, 5.5। और इन एसिडिक ड्रिंक्स की क्रिटिकल जो पीएच है वो 5.5 से कम है, यानी कि तो इनेमल को वो आराम से डिसॉल्व कर देते हैं। तीसरी चीज जो देखी जाती है कि कितना ड्यूरेशन मुंह के अंदर है जूस। काफी अगर आपने बच्चे को फीडर लगाया है, तो जूस यक्का उनके मुंह के अंदर टच कर रहा है कांटेक्ट में, तो ज्यादा चांसेस है इरोजन होने से। अगर मैं स्ट्रॉ से सिपिंग कर रहा हूँ तो ये कम चांस है, ये ज्यादा बेहतर है कि स्ट्रॉ से सिपिंग की जाए, इट इज बेटर। डायरेक्ट पीने से ज्यादा बेहतर है स्ट्रॉ से सिपिंग की जाए। लेकिन डायरेक्ट सिपिंग करके पिया जाए, ऐसे मुंह में रखा नहीं जाए जूस को या कोल्ड ड्रिंक को, स्विशिंग नहीं की जाए। कुछ लोग मुंह में ऐसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए जूस को, बच्चे खास तौर पे, बड़े तो नहीं करेंगे ये, बच्चे ऐसा करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं तो बबल पैदा होते हैं मुंह में, तो वो अक्सर रख के मुंह में रखते हैं। तो ये सारी चीजें। अच्छा, कौन कौन से आइटम्स हैं जिससे इरोजन होती है, इसका एक लिस्ट बनी हुई है, एक चार्ट बना हुआ है, वो भी आपको याद करना है। सबसे पहले सिट्रस फ्रूट्स, जिसके अंदर ऑरेंजेस आते हैं, लेमन्स आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे यार ये तो हेल्दी है, तो बिल्कुल हेल्दी है, ये बच्चे से छीनना नहीं चाहिए, बच्चे को देना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। इसके अंदर बेसिकली दो चीज शुगर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल शुगर, एक होता है एडिड शुगर। तो इसके अंदर नेचुरल शुगर है नंबर 1 पॉइंट, और नंबर 2 एसिड की जो क्वांटिटी है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं है। और वो मतलब एक नेचुरल एसिड है, तो वो आप दे सकते हो लेकिन मॉडरेशन में। तो नंबर 1 सिट्रस फ्रूट्स, नंबर 2 सिट्रस जूसेस, फ्रूट जूसेस, ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया,
ये दे सकते हो, लेकिन 150 ml से ज्यादा मत दो दिन के अंदर, या फ्रीक्वेंसी कम कर दें, या 150 ml से ज्यादा मत दें दिन में। बच्चे को 150 ml दे, यानी कि 2/3 ऑफ गिलास लेना चाहिए, या बच्चे के छोटे गिलास आते हैं ना, उनमें आप डाल के दे दो। तो बच्चे के लिए इतना ऑरेंज जूस काफी है, सही है। 150 ml तक दे सकते हो। नंबर 3, टार्ट एप्पल्स भी नुकसान देते हैं बच्चे को, एसिडिक है। नंबर 4, योगर्ट, दही के अंदर भी एसिड होती है। नंबर 5, केचप के अंदर भी एसिड होती है। दही तो फिर भी हेल्दी है, दही के अंदर प्रोटीन भी होता है, लेकिन केचप तो दुनिया की फजूल तरीन चीज है, जो किसी काम की नहीं है। वो पता नहीं क्यों हमारे घरों में बहुत कॉमन है, और इसको